बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। यह क्लास आपके प्रेजेंटेशन के सेकेंड पेपर के दूसरे टॉपिक पर रिलेट है। दूसरा टॉपिक आपका है पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन। तो जैसे आपने पीछे वीडियो देखी होगी, कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में मैंने बनाई है, बस उसी तरह से प्रारंभ करना है। पहले प्रस्तावना देनी है, फिर जिन हेडिंग्स में आपने बात की है उन हेडिंग्स को देना है और बाद में निष्कर्ष दे करके अपनी बात को समाप्त करना है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है बीच से कोई हेडिंग आपसे सीधे पूछ ली जाए और उस पर आपसे अपनी बात रखने को कहा जाए, या हो सकता है सीधे आपको टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाए। दोनों स्थितियों के लिए आप तैयार रहेंगे, इसलिए जितनी भी हेडिंग होगी उन सब हेडिंग्स को आप तैयार रखेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए जितना आवश्यक है उससे कहीं आवश्यक यह पेपर, यह क्वेश्चन आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च के आसपास से, उसके लिए भी यह बहुत बेहतर क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस सवाल को। हम पहले प्रस्तावना की बात करेंगे। जायसी का जो विरह वर्णन है, नागमती का विरह वर्णन है पद्मावत में, उसकी प्रस्तावना आप कैसे लिखेंगे या कैसे बताएंगे, किसी भी टॉपिक की शुरुआत कैसे करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूफी कवि होने के कारण मलिक मोहम्मद जायसी का भावुक हृदय प्रेम की पीर एवं विरह वेदना में पूरी तरह डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेम की परीक्षा विरह के अंतर्गत ही होती है। जायसी ने भी नागमती के विरह वर्णन द्वारा हिंदी साहित्य को प्रेम की पीर से सिक्त साहित्य प्रदान किया है। शायद इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। हम इस प्रश्न को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित करते हैं। हमारा पहला शीर्षक है रुदन का प्राधान्य। रुदन का प्राधान्य, रुदन मतलब रोने का प्राधान्य है। नागमती का जो विरह वर्णन है उसमें रुदन बहुत ज़्यादा है। पद्मावत के पुरुष एवं स्त्री पात्र विरह में अत्यधिक आंसू बहाते हैं। उनके आंसुओं से तो कहीं पर्वत के शिखर भी टूट जाते हैं। ऐसा लिखते हुए मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में लिखते हैं कि सायर टूट शिखर गा पाटा, सूझ न वार पार कहूँ घाटा। सायर टूट शिखर गा पाटा, सूझ न वार पार कहूँ घाटा। दूसरी हेडिंग है हमारी विरह ताप की अतिशयता, यानी जो विरह में ताप है, जो विरह की व्याकुलता है वो बहुत ज़्यादा है। विरह ताप की इस अतिशयता में विरहिणी अत्यंत संतप्त नहीं होती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि प्रज्वलित होती हुई अंकित की गई है। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, औ सब नखत तराई जरही, टूटही लूक धरनी मह परई। पुनः बता दे रहा हूँ मैं आपको, औ सब नखत तराई जरही, टूटही लूक धरनी मह परई। हेडिंग नंबर 3, विरह की सर्वव्यापकता। सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ, जड़ या चेतन बचा ही नहीं है जो जायसी के विरहाग्नि में जला ना हो, जो नागमती के विरह में तपा ना हो। यहाँ तक कि चांद तारे, सूरज, पक्षी भी अपने आप को नहीं बचा सके। उदाहरण स्वरूप में हम दे सकते हैं कि विरह के आग सूर जरि कांपा, रातिउ दिवस जरै ओहि तापा। विरह के आग सूर्य जरि कांपा, रातिउ दिवस जरै ओहि तापा। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और दे सकते हैं, बहुत बेहतर उदाहरण है। नागमती कहती है कि विरह में किस प्रकार की मेरी दशा हो गई है। कहती है, जैसी लिखते हैं कि पिवसो कहो संदेशणा, हे भंवरा हे काग। पिवसो कहो संदेशणा, हे भंवरा हे काग। सो धनि बिरह जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। सो धनि बिरह जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। हेडिंग नंबर 4 है हमारी विरह वेदना के मर्म स्पर्शी चित्र। जायसी ने विरही जनों की पीड़ा, वेदना, कसक
एवं टीस की मर्मस्पर्शी दशा का निरूपण करते हुए विरह वेदना के हृदय विदारक चित्र अंकित किए हैं। नागमती के हृदय विदारक चित्रों से पद्मावत भरा पड़ा है। एक उदाहरण के रूप में हम निम्नलिखित पंक्तियों को देख सकते हैं। जायसी जी लिखते हैं, आवा पवन बिछोह कै पात परी बेकरार। आवा पवन बिछोह कै पात परी बेकरार, तरिवर तजा जो चूरी कै लागों कह के डार। तरिवर तजा जो चूरी कै लागों कह के डार। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण हम और देख सकते हैं कि खन एक आव मेट मह सांसा। खन एक आव मेट मह सांसा, खनहि जाय जीव होई निराशा। अगली हेडिंग है हमारी प्रकृति की संवेदना। जायसी के विरह विदग्ध पात्रों के साथ प्रकृति भी पूर्ण संवेदना प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए पद्मावत में पशु पक्षी पेड़ पुष्प लता आदि सभी प्राकृतिक उपादान विरही जनों के निकट संबंधी बन गए हैं। नागमती के विरह वर्णन से संबंधित निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। जहि पंखी के नियर होई कहे बिरह कै बात। जहि पंखी के नियर होई कहे बिरह की बात, सोई पंछी जाए जरी तरिवर होई निपात। सोई पंछी जाए जरी तरिवर होई निपात। अगली हेडिंग है हमारी विरही जनों की अत्यधिक कृशता। कृशता का मतलब होता है विरह में खाना पीना न खाना, बेचैन रहना, नींद ना आना। इसकी वजह से जो दुबलापन हो जाता है, पतलापन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। कृशता मतलब वो दुबलापन हो जाना। तो विरही जनों की अत्यधिक कृशता। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि विरह की पीर को व्यापकता प्रदान करते हुए विरही जनों की कृशता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नागमती की कृशता का एक उदाहरण दृष्टव्य है। रक्त न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नयनन ढरा। रक्त न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नयन ढरा। यानी शरीर में जो दुबलापन आया है, जो ये कृशता आई है, जो ये कमजोरी आ गई है, क्यों आ गई है? क्योंकि रक्त न रहा विरह तन गरा। विरह में शरीर में रक्त रहा ही नहीं, वो आंसुओं के माध्यम से रत्ती रत्ती कतरा कतरा मेरे पूरे शरीर से निकल गया, इसलिए कृशता आ गई। तो चलिए अगली हेडिंग है तीज त्योहारों द्वारा विरहाधिक्य का निरूपण। अर्थात जब तीज त्यौहार आते हैं तो विरह का ताप बढ़ जाता है, अपने प्रिय की याद बढ़ जाती है। तो इसलिए तीज त्योहारों द्वारा विरहाधिक्य का निरूपण जायसी जी ने किया है। कैसे? संयोग के सुखद अवसरों तीज त्योहारों पर विरही जनों में विरह की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, वे अत्यंत बेचैन हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने तीज त्योहारों का उल्लेख करके नागमती की तीव्रतम पीड़ा को इस प्रकार दिखाया है। एक उदाहरण के रूप में हम इसे देखते हैं। जायसी जी लिखते हैं, अबहू निठुर आऊ यही बारा। अबहू निठुर आऊ यही बारा, परब दीवारी होई संसारा। मतलब वो कह रही है, हे निष्ठुर प्रिय, इस बार तो कम से कम आ जाओ। पूरा संसार दीपावली से जगमग है, पूरा संसार खुशियों और उल्लास में डूबा हुआ है, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ, तो कम से कम इस दिवाली आ जाओ। एक और उदाहरण लेते हैं। लिखते हैं जैसे जी, सखी झूमक गावें अंग मोरी, हों झुराओं बिछुरी मोरी जोरी। सखी झूमक गावें अंग गोरी, हों झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। ये जो दूसरा हमारा त्यौहार है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम झूला डालते हैं, सावन का जो त्यौहार होता है, उसमें सारी सहेलियां झूम रही हैं, गा रही हैं, लेकिन मैं विरह में हूँ, मैं सूख के कांटा हो गई हूँ, मेरी जोड़ी जो है वो बिछड़ गई है। ठीक, अगली हेडिंग हम लेते हैं, वो हेडिंग है उच्च विरही पात्रों की साधारण स्थिति। कहने का तात्पर्य यह है कि विरह में जो बहुत उच्च पात्र हैं
उनकी भी स्थिति अत्यंत साधारण हो जाती है। यानी राजा रानी भी इतने साधारण से प्रतीत होने लगते हैं कि भी आप देखेंगे कि वे कैसे साधारण हो जाते हैं। जायसी के विरह निरूपण की यह विशेषता है कि राजा रानी भी साधारण स्त्री पुरुषों की भांति विरह व्यथित दिखाए गए हैं। इसी कारण चित्तौड़गढ़ में अनेक दास दासी और नौकर चाकर आदि के रहते हुए भी महारानी नागमती को वर्षा ऋतु के आते ही सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रियतम के बिना उसके घर का छप्पर कौन छावेगा। आप सोचिए, महारानी है, दास दासी नौकर चाकर भरे पड़े हैं, लेकिन यह विरह की एक ऐसी स्थिति होती है कि उसको ये चिंता है कि मेरा प्रिय नहीं है, तो अब बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, बरसात आ रही है, तो छप्पर कौन छावेगा। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बिनु छाजन भई गाढ़ी। तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बिनु छाजन भई गाढ़ी। छाजन मतलब छप्पर। अगली हेडिंग हम लेते हैं विरह में सात्विकता का प्राधान्य। जायसी के विरह वर्णन में भोग विलास की प्रधानता नहीं है, अपितु सात्विकता का प्राधान्य है। तभी तो नागमती कह उठती है कि, उदाहरण हम लेंगे, यह तन जारों छार कै, कहों कि पवन उड़ाओ। यह तन जारों छार कै, कहों कि पवन उड़ाओ। मकु तेहि मारग उड़ी परै, कंत धरे जहाँ पाओ। मकु तेहि मारग उड़ी परै, कंत धरें जहाँ पाऊँ। और अंतिम हेडिंग है इसके अंतर्गत, जायसी के नागमती विरह वर्णन पर फारसी वर्णन पद्धति का प्रभाव। फारसी वर्णन पद्धति से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्णन को बहुत अतिशयोक्ति रूप में ले चले जाना, अत्यंत अतिशयोक्ति रूप में उसे कह देना, उसे हम बोलते हैं फारसी वर्णन का प्रभाव। फारसी वर्णन के प्रभाव से जायसी के विरह वर्णन में अतिशयोक्ति का पुट मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, नैनन चली रकत की धारा। नैनन चली रकत की धारा। इसके अतिरिक्त उदाहरण और लेते हैं हम कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंस घुंघुची बन बोई। अब इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। हम अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष बताएंगे। निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि इस प्रकार जायसी के विरह वर्णन में पीड़ा का आधिक्य है, उसमें कोमलता, सरलता, गंभीरता भी विद्यमान है। इसके साथ ही साथ चिंता, व्यथा, मूर्छा आदि 10 दशाएं भी मिलती हैं। जायसी के विरह वर्णन में जड़ चेतन सभी को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता है। आचार्य शुक्ल ने सत्य ही कहा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अनुपम निधि है, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इस प्रकार से आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और यह प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, आपके ज्ञानार्जन के लिए है, हिंदी साहित्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए है। आप इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रखें, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ध्यान रख करके ऐसे प्रश्नों को ही असाइनमेंट में दिया है कि वे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम में, जो आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके दृष्टिकोण से। तो चलिए, स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें, मस्त रहें। आप मेरे साथ बने रहे, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।